देखिए, हम लोग नया चैप्टर शुरू किए हुए हैं। चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें आपने कल के क्लास में जो है पूरा टॉपिक देख लिया है कि क्या क्या हमको पढ़ना है ना। अब आपकी पढ़ाई की तरीका कैसा होगा कि अब आप जो नोट्स बनाएंगे, जैसे आज जो हमने पढ़ा दिया है वो आज शाम तक नोट्स बन जाना चाहिए। अब जिनका पुराना अगर चैप्टर बचा हुआ है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम में कवर कर लीजिएगा, लेकिन अब आज से जो शुरू हो रहा है वो टॉपिक आज की आज शाम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपका डेली का काम है ना। तो अभी तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने दिखा दिया था कि कितने टॉपिक्स हैं। अब हम उसको सरप्राइज मेथड से लेके चलने वाले हैं। तो सरप्राइज मेथड में अब हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक लेंगे। उस टॉपिक को आप रफ में बना रहे हो तो रफ में लिख लीजिए। वो टॉपिक आपका बन जाएगा अध्यायवार शीर्षक। तो डेली के डेली अध्यायवार शीर्षक भी आप जाके वहां पे एक दो पेज अगर छोड़ के रखे हुए हैं तो पहले पेज पर जाके पूरा लिख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हमको पहले पेज पर पढ़ना है, इंडेक्स टाइप का। कुछ बच्चे यहाँ पे हैं इस बात में ट्रेंड हैं, तो उनसे भी आप लोग मदद ले सकते हैं कि उनका देख लीजिए वो कैसे कर रहे हैं। हम यहाँ पे टॉपिक कवर कराएंगे। आप मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर शुरू जिस पेज से किए हैं वो पहला पेज छोड़ दीजिए, उसकी हेडिंग आप नेक्स्ट पेज से घर पे जाके लिखना शुरू करेंगे। जैसे मान लो ये पहला पेज है तो ये छोड़ दीजिए। अब यहाँ आप सेकेंड पेज से शुरू करिए। जैसे मैं शुरू करवा रहा हूँ आपका इलेक्ट्रोड, यहाँ से मैं ले चल रहा हूँ। तो आप इलेक्ट्रोड हेडिंग डालेंगे। तो इलेक्ट्रोड यहां पे हेडिंग बनेगी आपकी, और यही चीज इस पेज में चला जाएगा अध्यायवार शीर्षक के रूप में। इसमें नंबर 1 रहेगा इलेक्ट्रोड। अब यहां पे आपने लिखा इलेक्ट्रोड, इसका डिफिनीशन किसे कहते हैं, चित्र बना दिया आपने, हो गया। अब इसके नीचे अगली हेडिंग डाली इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे करके। अब आपका यहाँ पे आ जाएगा नंबर 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या फिर आप इसे ये भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तीसरी हेडिंग बनेगी मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता टॉपिक है। तीनों के एक साथ दिखा दिए, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इसके बाद हम बता रहे हैं आपके लिए जो है कैथोड एनोड। ये अगली टॉपिक बन गई। इसके बाद हम बता रहे हैं सेल एंड ईएमएफ, सेल और विद्युत वाहक बल, ये आपकी अगली टॉपिक बन गई। और ऐसा करते करते आप पहले पेज को जो है पूरा अध्यायवार शीर्षक के रूप में लिख लेंगे और अपनी नोट्स यहाँ पे बनाना शुरू करते चलेंगे। अभी आपके बुक में और जो हम बुक प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग हेडिंग है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सब एनसीईआरटी पैटर्न पे बनाए गए क्रम से टॉपिक हैं।
तो इसके साथ तो हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन हम जब अपना नोट्स बना रहे हैं, हम जब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि एक के बाद दूसरा टॉपिक समझ में आना चाहिए, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तब जाके पार्ट 1 खत्म होगा। अब मान लो इसमें भी अपॉर्चुनिटी है बच्चे के पास कि पार्ट 1 अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहा है तो पार्ट 2 पढ़ ले, वहां से शुरू कर ले। अभी जैसे आदित्य हमारे बताते हैं कि सर पहला चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से कवर हुआ है। हाँ, आदित्य हमसे कहते हैं कि सर 160 न्यूमेरिकल हमने लगा लिया, और स्कूल में जो भी टीचर हमसे पूछते हैं तो मैं बिलियन वाले चैप्टर में बता ले जाता हूँ। स्कूल ही नहीं जाते तो झूठ बोल रहे थे हमसे, सही बोल रहे थे। जब जाते हैं तब सर इनसे पूछते हैं, तब ये बता देते हैं। और ये बताते हैं कि केवल सरप्राइज वाले जो बच्चे हैं वही केवल बता पाते हैं, और पूरी क्लासरूम एक तरफ, और ये 4 बच्चों का इन्होंने नाम लिया, मैं, अभय और जो है पार्थ सिंह और सौरभ, ये 4 लोग एक तरफ और पूरी क्लास एक तरफ। अब कितना सत्य कितना झूठ होगा इसमें, पार्थ सिंह? हाँ, तो ऐसा इन्होंने हमको जो है बताया। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये मेहनत कितनी बार करनी है, कितनी गुना करनी है? 10 गुना। 10 है ना चैप्टर है, एक चैप्टर में इतना मेहनत कर चुके हो तो 9 बार तो और करना है यही, और 9 बार और कर लीजिए तो तुम्हारा 10 के 10 चैप्टर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। सरप्राइज हमेशा आगे क्यों रहता है? सिलेबस हमारा समय से पहले खत्म होता है, ताकि उसके बाद आपके पास पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा जो है समय बच जाए। तो हमारा जो पिछले साल हमने ख़त्म किया था वो 31 दिसंबर तक ख़त्म किया था। इस बार का हमारा टारगेट है कि हम इसको जो है 30 नवंबर तक ख़त्म करेंगे पूरा सिलेबस। 30 नवंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ये अच्छा, ये लंबा क्यों जाता है? कोई भी टॉपिक अगर हमें पढ़ाना है तो हम तो जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, लेकिन आप सोचो एक दिन में केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने हैं तो अच्छे से अगर समझाना है तो 4-5 हद हो जाती है न्यूमेरिकल समझाते समझाते। अरे न्यूमेरिकल वाले चैप्टर कितने हैं कुल मिला के? 3, तो 3 ही चैप्टर है, तो बहुत ज्यादा जो समय लग रहा है वो 3 चैप्टर में लगेगा। उसके बाद क्या होगा? थ्योरेटिकल, इलेक्ट्रोड समझाया, इलेक्ट्रोड वो समझाया, मानक इलेक्ट्रोड समझाया। अब आगे, अब आपका काम है उसे अच्छे से समझ चुके हो तो जाके नोट्स कल उतार लीजिए, उसके बाद जो उसका जो है रिवीजन करिए। तो बाकी चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर लंबा खींचेंगे। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो फटाफट कवर होगा। तो कुछ इस तरीके की टॉपिक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोड से। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में ई नहीं रहता ना? रहता है पक्का? अब इलेक्ट्रोड को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक वैद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ाता हूं। तो इससे पहले की टॉपिक आती है इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अपघट्य। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर आयनित हो जाते हैं। जो जल में घुलकर आयनित हो जाते हैं।
क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब इसमें प्लस माइनस के रूप में टूटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल बन सकते हैं? चलो पहला नाम आता है NaCl, बाकी ZnSO4, CuSO4 इत्यादि इत्यादि, जो प्लस और माइनस में टूट जाए। तब आता है हमारा इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड को दूसरा नाम अर्धसेल है। इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम अर्धसेल है। जब किसी पात्र में हम लोग चित्र सहित बनाएंगे, जब किसी पात्र में हम लोग वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन घोलते हैं, जब किसी पात्र में क्या करते हैं, लेकिन वो भी किसके वैद्युत अपघट्य का? तो वैद्युत अपघट्य की एक और विशेषता है कि ये हमेशा वैद्युत अपघट्य किसी धातु का होता है, और आपको वो धातु पहचाननी है। जैसे NaCl Na धातु का वैद्युत अपघट्य, तो सोडियम धातु का वैद्युत अपघट्य NaCl। ZnSO4 Zn धातु का, CuSO4 Cu धातु का। इसी तरीके से जब किसी पात्र में किसी धातु के वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, यहां पे देखो कितना शब्द जा रहा है, जब किसी पात्र में किसी धातु यम के जलीय विलयन। अब एक और चीज रखना, कभी कभी धातुओं के वैद्युत अपघट्य की पहचान उसके आयनन से भी कर दी जाती है। यानी कि अगर मैं NaCl को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि NaCl का जलीय विलयन, NaCl वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, इसको ऐसा ना करके मैं ये कह सकता हूं कि सोडियम धातु के वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, सोडियम धातु के वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। यहां पे एक चीज हमारी साइलेंट है, वो है नेगेटिव आयन। शायद इसका मतलब उसका कोई बहुत ज्यादा विशेष रोल नहीं है। तो जब सोडियम धातु के वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि एक्चुअली में वो NaCl में Na किस फॉर्म में टूटा है। तो इसलिए NaCl के जलीय विलयन, उस वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन को मैं दिखा सकता हूं Na+ का जलीय विलयन। तो मैं इसको कह सकता हूं Na+ एक्वस। तो इसीलिए जब किसी पात्र में किसी धातु के, तो धातु है M धातु के वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, तो वैद्युत अपघट्य हो गया यम पर आने वाला चार्ज। और कितना चार्ज होगा मुझे क्या पता भाई, यहां पे Zn पर कितना चार्ज है, तो इसलिए ZnSO4 को ना कहकर मैं Zn++ कहता हूं। Zn का वैद्युत अपघट्य मतलब Zn++, और उसका जलीय विलयन मतलब, तो इसीलिए वो जो यम धातु है उस पर 1+ भी आ सकता है, 2+ भी आ सकता है, 3+ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता कितना प्लस आ सकता है। इसलिए जब किसी पात्र में किसी धातु के वैद्युत अपघट्य, तो वैद्युत अपघट्य मुझे लगता है N+ मान लेते हैं, कितना चार्ज होगा मुझे नहीं पता, का जलीय विलयन। तो ध्यान देना, जब किसी
अब दो ही कंडीशन यहां पे हो सकती है। पहली, या तो ये धातु की छड़ धीरे धीरे गलना प्रारंभ कर दे, खत्म हो जाए और सब उसी में चला जाए, पहली कंडीशन। या फिर उस विलयन में जो यमन प्लस है, मैं नेगेटिव आयन की नहीं बात कर रहा हूं, उसके अपोजिट जो नेगेटिव आयंस हैं उनकी मतलब, उनसे मतलब नहीं है, उसमें जो यमन प्लस है वो धीरे धीरे इस धातु की छड़ पर जमना प्रारंभ कर दे, इसको मोटा कर दे। तो स्थितियां तो दो ही होने वाली हैं, बहुत ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से। या तो धातु की छड़ गलेगी, अपने आप नहीं कर रही, इसलिए कुछ बातें अभी आने वाले समय में मैं बताऊंगा, अभी तो केवल ऐसे ही बता रहा हूं। या तो ये गलेगा या तो ये बढ़ेगा, दो ही स्थिति हो सकती है। और हम कौन है? और हम कौन है? हम विज्ञान के वो सीनियर स्टूडेंट हैं जिसको अब बेसिक चीजें सब पता है। तो हम कक्षा 12 में हैं, एकेडमिक लेवल का सबसे टॉप की सीढ़ी पे बैठे हैं। अब इसके बाद तो फिर तो मुझे पता है कि रिएक्शन को लिखते कैसे हैं और रिएक्शन को दिखाते कैसे हैं। तो मैंने क्या कहा कि या तो धातु की छड़ गलेगी या तो धातु की छड़ बढ़ेगी। तो पहली स्थिति, अगर मेरी धातु की छड़ गलेगी तो धातु की छड़ जब गलेगी तो इसके रिएक्शन को कैसे दिखाऊंगा? तो मैं कहूंगा कि जो मेरा धातु है यम, अकेला सिंगल, बहुत हुआ तो ब्रैकेट में मैंने सॉलिड दिखा दिया। तो जब धातु की छड़ गलेगी तो यम किस में चेंज होगा? यम एन प्लस एक्वस में चेंज होगा। इसको कहते हैं धातु की छड़ गलेगी, और गलेगी तो कहा जाएगा? वैद्युत अपघट्य में। तो वैद्युत अपघट्य में किसके रूप में बनेगा? यम एन, और यम एन प्लस में तभी बनेगा यम जब वो एन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यह है धातु की छड़ के गलने का रिएक्शन। यम एन प्लस और एन इलेक्ट्रॉन। पूरे उत्तर प्रदेश में भैया कोई ऐसा पढ़ा देना तो बताना, और जाके वीडियो दिखा देना, कह देना गुरुजी ऐसे पढ़ाते हैं। तो यम सॉलिड अगर गलेगी तो यम सॉलिड यम एन प्लस में चेंज होगा, और यम एन प्लस का आशय यह हुआ कि उसमें से एन इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। एक कंप्लीट रिएक्शन का मतलब होता है सब कुछ दिखाओ, और ये वो रिएक्शन है। और अब हमको कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 रेडॉक्स रिएक्शन, 8 चैप्टर नंबर 8 मेरे हिसाब से तो भैया 7, आपके हिसाब से 8 होगा तो पता नहीं, मेरे हिसाब से भैया 7। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। जब किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है 0 से, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? करण अभिक्रिया। अब जिन जिन इलेक्ट्रोडों पर यह अभिक्रिया होती है, मुझे नहीं मालूम ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, लेकिन अगर मेरा इस इलेक्ट्रोड पर धातु गल रहा है तो एक तो तय है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो ऑक्सीडेशन है वो हमेशा किस पर होता है? एनोड पर होता है। इसलिए ऐसे इलेक्ट्रोड हमारे क्या कहलाएंगे? ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? एनोड कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? एनोड कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? दूसरी स्थिति क्या हो सकती है?
धातु की छड़ में वृद्धि या बढ़ना, धातु की छड़ का बढ़ना, कुछ भी कह सकते हो। अब ये धातु की छड़ में वृद्धि कब होगी? जब जली विलयन जो वैद्युत अपघट का जली विलयन है, वैद्युत अपघट का जली विलयन है, वो धातु में चेंज होने लगे। तो वो तभी चेंज होगा जब वो यन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और यम सॉलिड बनाएगा। अब यहां से क्या हुआ कि विलयन में से इसको यन इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, उस यन इलेक्ट्रॉन को लेकर वो धातु की छड़ पर जाके चिपक जाए और धातु की छड़ बढ़ने लगे। इस घटना को हम लोग कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं भैया? अपचयन अभिक्रिया। तो यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं भैया? कैथोड कहलाते हैं। अब आता है कि मान लो कोई सेल है और उसमें एनोड है और कैथोड है, तो उनके साइन क्या होंगे? एनोड का क्या साइन होगा? प्लस की माइनस? तो ये भी परिस्थिति पर डिपेंड करता है, दोनों हो सकता है। कुछ सेल पर प्लस, कुछ सेल पर माइनस, उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन आने वाले समय में। एनोड जनरली जब दिखाते हैं तो एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन इन सेल में जब दिखाएंगे, जैसे कुछ टाइप के सेल आएंगे जब, तो वहां पे एनोड को हम लोग माइनस और कैथोड को प्लस दिखाएंगे। तो स्थिति दोनों है, तो दोनों तक हमको समझना है, वहां तक अपने ब्रेन को पहुंचाना है। तो यहाँ पे फिर से मैं चर्चा कर रहा हूं, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के वैद्युत अपघट के जली विलयन में डुबोते हैं, तो इस पात्र को क्या कहा जाता है? जब किसी पात्र में किसी धातु के वैद्युत अपघट के जली विलयन में उस धातु को डुबोया जाता है, धातु की छड़ को डुबोया जाता है, तो वह पात्र क्या कहलाता है? और जब भी ऐसी कोई घटना होगी तो उस विलयन और उस धातु की छड़ के बीच में एक विभवांतर स्थापित होगा, करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और कभी ऐसा करना मत, नहीं तो झटका लगेगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं, 440 वाट वाला झटका नहीं। एक गाना बना था ना इसी पे, तो छूने से 440 का झटका नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा हल्का हल्का, इतना। जैसे आप लोग बैटरी को छूते हो ना, सेल को, मोबाइल की बैटरी को छूते हो, करंट थोड़े मारता है, लेकिन कभी आप जब जीभ से टच करते हो, हैं, जीभ से टच करते हो तो लगता है हल्का हल्का ना। वो जो सेल है ना, वो जो बैटरी जो आपकी मोबाइल की बैटरी है, अब वाले में नहीं जिसमें पैक होके आता है, उसमें भी बैटरी होती है, लेकिन तब पूरा खोलना पड़ता है। पहले आता था नोकिया का, चार्ज नहीं हो रहा है, 0%, इमरजेंसी, फोन करना है, बैटरी निकालो, थोड़ा सा रगड़ो, घिसो, 2 पॉइंट खोटी, अब फोन कर लो। हाँ, और हम लोग को मूर्ख बनाया जाता था, हाँ, अगर स्विच ऑफ हो जाए तो स्टार हैज 0 से हैज, ऐसे करो 4% बैटरी बढ़ जाएगी। हाँ, कहते हैं 4% बैटरी बढ़ जाएगी। खूंटी, अच्छा उस टाइम पे तो परसेंट होता ही नहीं था, खूंटी होती थी। सही कह रहे हो भैया, सही कह रहे हो। तो जब किसी धातु को उसी धातु की छड़ में, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के वैद्युत अपघट के जली विलयन में डुबोते हैं, तो एक विभवांतर स्थापित होता है। इसी विभवांतर को कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहा जाता है भैया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहा जाता है?
अगर मेरा जो इलेक्ट्रोड है वो धनावेशित है, या फिर मैं ऐसे कहूं कि अगर मेरा इलेक्ट्रोड एनोड है तो उस पर भी विभवांतर स्थापित होगा, और अगर हमारा इलेक्ट्रोड कैथोड है तो उस पर भी विभवांतर स्थापित होगा। यानी कि प्रक्रम चाहे जो कुछ भी हो, विभवांतर का स्थापित होना तय है। तो इस युक्ति को हम लोग अर्ध सेल भी कहते हैं। और ये कंप्लीट सेल तभी बनेगा जब दूसरे पात्र में दूसरे विलयन के दूसरे क्षण को डुबोया जाए और इन दोनों को किसी एक कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाए, इसी को सेल कहते हैं। और जब भी किसी अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोड को तैयार करके उनको जोड़ा जाएगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भैया, अटल सत्य है कि एक पर ऑक्सीकरण होगा और एक पर अपचयन होगा। ये हो ही नहीं सकता दोनों पर ऑक्सीकरण हो, ये हो ही नहीं सकता कि दोनों पर अपचयन हो, एक पर ऑक्सीकरण होगा एक पर अपचयन होगा, ये अटल सत्य है। अब किस पर कैसे होगा, यही तो बात हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो वो है हमारा कंप्लीट सेल। अब उनमें से एक इलेक्ट्रोड है और एक एनोड है, एक पर हमारा जो है अपचयन होगा, एक पर हमारा ऑक्सीकरण होगा। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है एक सेल में, दो इलेक्ट्रोड को कि दो अलग अलग छड़ों को जोड़ दिया गया, एक एनोड है एक कैथोड है, सबसे पहली अभिक्रिया किसकी होगी, एनोड की कि कैथोड की? सबसे पहली अभिक्रिया किसकी होगी, ऑक्सीकरण की कि अपचयन की? क्यों? क्योंकि अपचयन तो तभी पॉसिबल है जब उसको n इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये n इलेक्ट्रॉन हवा में आसमान से उड़ के थोड़े आएगा, वही क्षण गलेगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो विलयन बनाएगा, वही इलेक्ट्रॉन दौड़कर जाएगा एक जगह से दूसरे जगह में और उसको जोड़ने के लिए। तो हमारा मान लो ये क्या है और ये क्या है, कैथोड। अब यहां पे क्या हो रहा है, गल रही है, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन धन 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 करके इस तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होता है। तो सबसे पहले रिएक्शन किसका होने वाला? आपको जब देखता हूं ना दीदी, तो एक लड़की थी खुशबू वर्मा, उसकी याद आती है। उसकी बहन अभी पिछले साल तक हमारे यहां पढ़ती थी, प्रिया वर्मा, आप सबकी सीनियर थी। और प्रिया वर्मा की बड़ी दीदी 2016 की बैच में, 17 की बैच में पढ़ती थी, खुशबू वर्मा। इस समय वो जो है ग्रेटर नोएडा में है। हाँ, एकदम ऐसे ही चेहरा था। हाँ, क्या नाम है आपका? वर्मा तो नहीं हो? क्या नाम है? अच्छा, प्राची है, प्राची मिश्रा। तब नहीं तो दूर दूर कनेक्शन कोई नहीं है। नहीं तो अक्सर क्या होता है ना, सरप्राइज में एक पीढ़ी पढ़ जाती है तो उनके छोटे भाई छोटी बहन छोटे सब पढ़ते रहते हैं इसमें, चाहे फिर कि चाहे कितनी भी गर्मी पड़े। हाँ, ऐसा कोई है जिसके दो भाई बहन ऊपर पढ़ चुके हो? यहाँ पे एक तो मिल जाएंगे, है ना? आपके कोई पढ़ा है क्या? कौन? क्या नाम था? अच्छा, और आपकी जो है मिश्रा, अरे क्या नाम था उसका? श्रेया मिश्रा। हाँ, सामवी सिंह। और लड़कों में हाँ सुनो, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव होगा ये हमेशा जानते रहना। एनोड से कैथोड की, एनोड से कैथोड की। सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया इसमें से होती है? ऑक्सीकरण। तो उसी समय उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है? अपचयन। उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। एक बात और, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से कहां होता है?
एनोड से कैथोड। तो जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन जिस भी दिशा में जाएगा तो उसको ऋणावेशित करेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझने आप, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसके अपोजिट दिशा में धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है? तो अगर आपसे पूछे कि किसी इलेक्ट्रोड में एनोड कैथोड लगा हुआ है, बताओ धारा का प्रवाह किस दिशा में होगा? तो कैथोड से एनोड की तरफ। बात समझ में गए पूरा? चलिए, अब दोनों सेल को फिर तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, एक सेल पर आते हैं जिसको हम अर्ध सेल कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। वो एनोड होगा कि कैथोड होगा, इस बात का पता कब चलेगा? जब वो सेल में जाएगा। जब तक दो सेलों को आपस में जोड़ेंगे नहीं भैया, ना तो धातु की छड़ गलेगी और ना धातु की छड़ बढ़ेगी। यानी आप एक पात्र ले रहे हो, उसमें उस धातु के वैद्युत अपघट के जली विलयन को उस धातु की छड़ के साथ डुबो रहे हो, और डुबोने के बाद आप सोच रहे हो कि अब धातु की छड़ गलने लगेगी या धातु की छड़ बढ़ने लगेगा। कुछ नहीं होगा जब तक उसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ नहीं जोड़ेंगे। अब उन दोनों इलेक्ट्रोडों की प्रवृत्ति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर तय होगा कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, किसका ऑक्सीकरण होगा किसका अपचयन होगा। समझ में आया कि ना? फिर से दोनों को अलग करते हैं। एक आते हैं किसी पात्र में किसी धातु के वैद्युत अपघट के जली विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबोने की जो पात्र प्राप्त होता है, युक्ति प्राप्त होती है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के वैद्युत अपघट के जली विलयन में डुबोते हैं तो धातु छड़ के मध्य और विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित होता है। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और अब आता है तीसरा हेडिंग, मानक इलेक्ट्रोड विभव। कोई ऐसी विशेष परिस्थिति जिस पर हमको ये पढ़ना है। तो जब किसी, अब इसमें परिस्थिति वही है, कमरे के टेम्परेचर पर, ना ताप ज्यादा हो ना कम हो, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए भैया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और जली विलयन का सांद्रता कितना होना चाहिए? 1 मोलर सांद्रता। तो जब किसी पात्र में या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी धातु के वैद्युत अपघट के जली विलयन में, और इसको और मॉडिफाई करिए, जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी धातु के वैद्युत अपघट के जली विलयन की मोलर सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। तो यहां पे एक बात सूर्यांश बहुत अच्छा करें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले किसी वैद्युत अपघट के जली विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबोने पर जो विभवांतर स्थापित होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया? अब एक शब्द आता है, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कुछ ऐसे हैं जिससे इलेक्ट्रोड विभव का मान बदल सकता है। पहला तो खुद टेम्परेचर, बढ़ाओगे घटाओगे तुरंत मानक इलेक्ट्रोड विभव बदल जाएगा। दूसरा सांद्रता, बढ़ाओगे घटाओगे तो तुरंत बदल जाएगा। तीसरा छड़ की प्रकृति, पता चले शुद्ध छड़ है अशुद्ध छड़ है ना, उसमें कुछ अशुद्धियां मिली हुई है तो भैया मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव बदल जाएगा। मतलब आप 25 डिग्री पर ही कर रहे हो, 1 मोलर सांद्रता पर ही कर रहे हो, लेकिन एक शुद्ध धातु की छड़ डुबो रहे हो, एक अशुद्ध धातु की छड़ डुबो रहे हो, तो भैया अंतर देखने को मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? सुचालक की प्रकृति यही है। ठीक, ये सब टॉपिक। तो आपने आज कौन कौन सी हेडिंग पढ़ी? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, कैथोड व एनोड, इलेक्ट्रोड के प्रकार। ठीक, और आपने पढ़ा सेल, और सेल के बाद ईएमएफ। तो ईएमएफ को तो जानेंगे लेकिन आज नहीं, लेकिन उसके कुछ टॉपिक्स को जानेंगे। जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ा जाता है, किसी युक्त के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो एक का अपना मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा,
एक का अपना मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। दोनों मानक इलेक्ट्रोडों विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। अभी क्या होता है, कैसे होता है, इसको जानेंगे कल। तब तक इतना नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।